वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। इस वक्त का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा और जो भी रेलिवेंट आपका सवाल है वो ज़रूर पूछिए, क्योंकि मुझसे अक्सर लोगों ने इस बात की रिक्वेस्ट की थी कि इस टॉपिक को अपने शो में उठाया जाए। और लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है दस्तरस हासिल करना कि आया अगर बच्चा 2 साल का हो गया है, 2.5-3 साल का हो गया है और प्रॉपर उसकी स्पीच नहीं है, वो प्रॉपर बोलता नहीं है, तो उन्हें कहाँ जाना चाहिए। जब आप जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं तो आपको खातिर खा कोई एडवाइस नहीं मिलती। पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं तो कोई पीडियाट्रिशियन बता देते हैं कि हाँ जी आपको थेरेपी वगैरह करानी होगी, लेकिन अभी भी ये सब्जेक्ट सही तरह से एक्सप्लोर नहीं हुआ है, हमारे मासेस को इसके बारे में सही नॉलेज नहीं है। तो हमने सोचा इस हवाले से हम आगाही आप तक पहुँचाएँ। उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेरी रेलिवेंट गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर अफशान राहत हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्पीच थेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन मलिक साहब, जो कि ऑडियोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। इनसे मोहसिन साहब से आप हेयरिंग के हवाले से, सुनने के हवाले से, समात के हवाले से भी बात कर सकते हैं। अगर हमारे टॉपिक से थोड़ा सा हटकर भी आपका सवाल है लेकिन आपके बच्चे के बारे में है और समात के बारे में है, तो आप ज़रूर इनसे सवाल कर सकते हैं। आपसे शुरू करते हैं डॉक्टर साहिबा। जब हम ये कहते हैं कि डिलेड स्पीच है, तो हमारी क्या मुराद है? किस उम्र तक बच्चे को बोलना आना चाहिए? कब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसकी स्पीच या इसका बोलना बहुत देर हो गई है? अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉर्मल स्पीच डेवलपमेंट का पैटर्न है, एक नॉर्मल बच्चे को 6 to 8 मंथ्स तक बैबलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। मतलब बा 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 इस तरह की जो साउंड्स होती हैं वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। देन लेटर ऑन जो है हम कहते हैं कि अगर 1 ईयर तक जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आप देखें कि फर्स्ट वर्ड अचीव हो जाता है, बच्चा फर्स्ट वर्ड बोलने लग जाता है। लेकिन क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हम लेबल नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट इस एज तक बच्चे को बोल लेना चाहिए। तो 1 ईयर 1.5 ईयर्स तक, और अब मैक्सिमम आप 2 ईयर्स तक जो है वो वेट कर सकते हैं कि बच्चे की स्पीच जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाए। यानी कोई 1 वर्ड 2 वर्ड, वैसे मामा बाबा लोग बच्चे बोल लेते हैं, बिल्कुल अम्मी अब्बू बोल एटलीस्ट लेते हैं। मामा बाबा दादा इस तरह के जो सिंगल वर्ड्स हैं, मम मम, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वर्ड्स जो है वो अचीव हो जाने चाहिए एटलीस्ट 2 ईयर्स तक। मतलब मोस्ट प्रोबेबली बच्चे 2 वर्ड सेंटेंसेस पे भी आ जाते हैं, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो हम 1 ईयर का मार्जिन देते हैं बच्चों को। लेकिन अगर बच्चा 2 ईयर्स को पहुंच गया है और वो सिंगल वर्ड भी वोकैबुलरी उसकी नहीं है, फंक्शनल स्पीच नहीं है, वर्ड्स वो फंक्शनली नहीं यूज कर रहा, तो इट मीन्स ये अलार्मिंग साइन है और यू शुड गो फॉर। अच्छा, ठीक है, इसको हम मजीद कंटिन्यू करेंगे। इसमें मोहसिन साहब एक रीज़न, वैसे तो मल्टीपल रीजंस हैं जो अभी डॉक्टर साहिबा बताएंगी, लेकिन हम जो सुनते हैं यूजुअली कि जी हमें तो बाद में पता चला कि बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा था तो वो बोलता क्या, तो इसको कनेक्ट करके अगर आप बता सकें। देखें, सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी है न्यू बॉर्न हेयरिंग स्क्रीनिंग। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है वो हर बच्चे की लागू की है कि पैदा होने के बाद उसकी हेयरिंग स्क्रीनिंग की जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल्स में भी ये लागू नहीं हुई है। 2 से 3 हॉस्पिटल्स हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। अच्छा होता ये कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होने से पहले ही सुनना शुरू कर देता है, ठीक है, और जब 5 से 6 महीने का होता है तो वो बैबलिंग करता है, और उसके बाद जो है 1 ईयर से लेकर 1.5 साल तक 1 से 2 वर्ड के दरमियान आता है। अब फिनोमेना ये हमारी सोसाइटी का, जब तक बच्चा बोलता नहीं है तो उसे रिलेट कर देते उसके जो है वो पुराने पेरेंट्स से या उसके दादा से या चाचा से, वो भी लेट बुलाता। तो हमारे पास काफ़ी लेट्स बच्चे आते हैं, उसमें बहुत सारी वजह जो है वो हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है। बच्चों का नहीं सुनाई देना होता है कि वो उनका जो ख़ास आवाज़ आने चाहिए। हम जब साउंड की बात करते तो हम उसको 2 हिस्सों में एक्स, आपका जो फ्रीक्वेंसी और आपकी इंटेंसिटी, तो इसके कुछ ख़ास टेस्ट होते हैं जिसको अगर आप अर्ली इंटरवेंशन जल्दी करवा लेंगे तो आपकी मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी। ये जो डिसऑर्डर हैं इनकी मैनेजमेंट हो सकती है, ये दवाई से ठीक नहीं होते। तो अभी तक डॉक्टर्स भी अगर देखते हैं तो उनको चाहिए कि वो रेफर करें कि इनकी प्रॉपर पैदाइश पे, आप कह रहे हैं पैदाइश पे ये टेस्ट हो और जाना उसके बाद चाहिए। भी 1 से 1.5 साल तक देखा जाए कि अगर ये बच्चा नहीं बोल रहा तो स्पीच थेरेपिस्ट, या फिर वो रिस्पांस करने की भी तो बात है ना। यूजुअली बच्चे घर में भी रिस्पांस उस तरह नहीं कर रहे होते। कुछ माँ बाप को मैंने देखा है कि वो परेशान होकर कोई क्लैप करते हैं, स्नैप करते हैं कि सुन रहा है, हमारी तरफ मुतवज्जा हो रहा है या नहीं, लेकिन ये कम है तादाद, वरना इग्नोर कर देते हैं कि अभी तो छोटा है। ऐसा होता है कि पहले सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था जिसमें हम पैदा हुए हैं रोटी कपड़ा और मकान, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे सारा। फिर उसके बाद मीडिया रेवोल्यूशन आया। अब जो रेवोल्यूशन है वो सोशल मीडिया का है। तो आप बहुत सारे बच्चों को देखते होते हैं कि उनके हाथ में सेल फोन होता है और माँ भी दे देती है कि मैं काम कर लूँ।
जो बच्चे की जो सुनने की और बोलने की कम्युनिकेशन डेवलप करने की जो उम्र होती है वो सेल फोन पर निकल जाती है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा ये अभी कोविड के अंदर ये देखने में आया कि बहुत सारे बच्चे, इवन आप मिडिल ईस्ट की बात करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो दोनों काम करते हैं, बच्चा घर में अकेला रहता है और बच्ची की लैंग्वेज डेवलप नहीं होती। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हियरिंग इम्पेयरमेंट का ही प्रॉब्लम हो। मैडम इसके बारे में बड़ी डिटेल से आपको इसमें कौन कौन से डॉक्टर साहिबा इशू होते हैं और क्यों बच्चे में ये डिले आता है, क्या क्या थेरेपीज हैं? अब आप पूरी तरह से इसको डिफाइन कर दीजिए। देखिए, जब बच्चा स्पीच डिलेड हो रहा है तो द क्वेश्चन इज के व्हाई। ठीक है, स्पीच डिले होना जो है एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उससे एसोसिएट कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से स्पीच डिले हो रहा ठीक है, राइट। तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो उससे जो रिलेटेड बिहेवियरल इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल जो अलार्मिंग हम कह सकते हैं साइंस हो सकते हैं, वो है कि अगर बच्चा जो है वो नेम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मदर्स कॉल कर रही हैं, फादर कॉल कर रहे हैं, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहा, आप जो है उसको कमांड दे रहे हैं, वर्बल कमांड दे रहे हैं, लेकिन वो उस पर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। ऐसा हो जाता है जैसे वो सुन ही नहीं रहा। उसके अलावा बिहेवियर्स ऐसे होते हैं कि बच्चा जो है वो हाइपर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा बस घूम रहा है, फिर रहा है, लेकिन आपको ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं कर रहा, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना चाह रहा। तो अटेंशन स्पैन कम लगता है आपको, कोई भी आप एक्टिविटी देते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, थोड़ी देर बाद उसको ड्रॉप कर देता है, फिर वो किसी और की तरफ चला जाता है। ये वो सब अलार्मिंग साइंस हैं जिसके बाद आपको ये होना चाहिए कि समथिंग रॉन्ग, जो स्पीच डेवलप नहीं हो रही। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करूँगी कि हमारे यहाँ ये भी मिसकॉन्सेप्शन है, हमारे यहाँ स्पीच, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन को तीनों को एक साथ लेके चल रहे होते हैं, जबकि तीनों डिफरेंट हैं। अच्छा जी, स्पीच डेवलपमेंट है जो आपकी प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स है, किस तरह आप आर्टिकुलेट कर रहे हैं और डिफरेंट साउंड्स निकाल रहे हैं। लैंग्वेज क्या है, जो आप डिफरेंट साउंड्स को मीनिंगफुल वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज अ लैंग्वेज। कि आप सेलेक्ट करते हैं कोई प्रॉपर वर्ड जो आप यूज कर रहे होते हैं। देन कम्युनिकेशन क्या है कि वो आप फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेक्शन जो है वो आप वो वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन है। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बच्चे की सबसे पहले कम्युनिकेशन आती है। ठीक है, क्योंकि वो विद द हेल्प ऑफ क्राइंग है, स्माइलिंग है, वो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देता है, इन फ्यू मंथ्स ही स्टार्ट कर देता है। देन लेटर ऑन उसकी साउंड्स आना शुरू होती हैं, देन फिर वो लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट हो रही होती है। तो वो हमें किसी भी एरिया में जो है वो लैकिंग हो सकती है, डिलेड हो सकता है, और वहाँ से हमें काम करने की ज़रूरत है। सही। डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आप ऑटिज्म की तरफ देख सकते हैं बच्चों को, ADHD की तरफ देख सकते हैं, और डाउन सिंड्रोम है जो कि आइडेंटिफाई हो जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, बट स्टिल पेरेंट्स जो हैं वो डिले कर रहे होते हैं। तो ये हैं। डॉक्टर साहिबा या तो ऑटिज्म की वजह से या ADHD की वजह से, ऐसे ही किसी इशू की वजह से ही डिलेड होती है, या कभी कभी वैसे भी विदाउट एनी रीजन भी? मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई इशू होता है, इंटेलेक्चुअली डिले हो रहे हैं बच्चे, उसकी वजह से हो सकता है, मेंटली तौर पर जो है वो डिले है, इसलिए स्पीच डेवलप नहीं हो रही। हेयरिंग इशू एक मेन हो सकता है जिसकी वजह से डिले हो रहा हो। तो ये सब आइडेंटिफाई करने की जरूरत है फर्स्ट, कि किस वजह से डिले हो रहा है, आफ्टर दैट फिर उसके ऊपर काम। और ये किस तरह से काम किया जाता है? जैसे इसमें किसी डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, या ये सिर्फ स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाने से आपका मसला हल हो सकता है, और कितनी मुद्दत में हल हो सकता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायग्नोस करने के लिए कि एक्चुअली क्या इशू है, आपको पीस न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना होता है। ठीक है, वो अब देख लेते हैं कि जी मेंटली तौर पे परफेक्ट है, IQ कैसा है, फिर वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है, उसमें आइडेंटिफाई होता है बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक है, ADHD है, इंटेलेक्चुअली डिले, व्हाटएवर इट इज। अगर हेयरिंग असेसमेंट करवाते हैं और वो कोई इशू निकल आता है तो फिर वो ऑडियोलॉजिस्ट का केस होता है कि वो उसको पहले मैनेज कर दें कोई डिवाइस, देन स्पीच थेरेपी स्टार्ट हो। मतलब आप यूँ समझ लें काम स्पीच थेरेपिस्ट ने करना है, लेकिन डायग्नोसिस के लिए आपको डॉक्टर्स या प्रोफेशनल्स की नीड होती है। ओके। और ये जिस तरह मैंने आपसे कहा कि कितने अरसे में हमें कितनी थेरेपीज और कितना टाइम लगता है, देखिए ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि इतने मंथ्स आप करें। कुछ बच्चे हैं कुछ मंथ्स में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स देते हैं, सही। कुछ को साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, लेकिन ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट, लेकिन इम्प्रूवमेंट मुमकिन है और आ जाती है। डेफिनेटली। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ऐसा अर्ज कर रहा था कराची से, जहाँ आजकल बहुत से मसाइल पैदा हुए हैं। हम देखते हैं न्यू बॉर्न बेबीज के साथ भी बड़े मसले होते हैं, आई साइट के दीगर। तो स्पीच थेरापी का आपने जिक्र किया, मैं आपकी माहिर डॉक्टर अफसरा की बहरहाल बड़ी खिदमात है, इनसे पूछना चाह रहा था कि बच्चों से जब बात की जाए इब्तदाई उम्र में
कौन सी बातें की जाए एक तो, और कौन सी लैंग्वेज में और किस अंदाज में, और दूसरे मोबाइल फोन जो आजकल हर कोई दे देता है छोटे बच्चों को, हम देखते हैं रिलेटिव भी आ रहे हैं तो वो तस्वीर ले रहे हैं और बच्चे को दिखा रहे हैं और उसके हाथ में उससे, तो इन तमाम अवामिल से बच्चे की जो, क्योंकि हमें चाहिए कि हम उसको प्रिकॉशनरी मेजर दें, वो नौबत ही ना आए, तो किस हद तक हम बच्चों को इसकी ना सिर्फ स्पीच थेरेपी बल्कि बेहतरीन उनको लैंग्वेज दे सकते हैं कि वो जब स्कूल में जाएं तो बहुत अच्छे अल्फाज और बहुत अच्छे मैनर्स सीखें, बहुत अच्छी गुफ्तगू करें, जो यकीनी तौर पे हमारे कौमी तरक्की में एक अहम रोल अदा करेगी। इस हवाले से ज़रूर बताएं। ठीक है, इसके बारे में डॉक्टर साहिबा बताएंगी, लेकिन जैसी घर में गुफ्तगू होगी वैसे ही बच्चे सीखेंगे। इसकी आसान सी बात तो ये है, बाकी आप आइडियली ये सोचें कि ऐसे हो जाएं वैसे हो जाएं तो वो खुद बनना पड़ेगा। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। उमर फरूक बोल रहा हूँ लाहौर से। जी जी फरमाइए। मेरा 3 साल का बच्चा, वो अभी बोल नहीं सकता। अच्छा, डॉक्टर साहब कोई सवाल करना चाहती हैं? बोल नहीं, हाँ जी, इसके साथ साथ एडिशनल इश्यूज आपको क्या फील हो रहे हैं बच्चे के बोल नहीं सकने के साथ? बस एक बात जो मसलन उसके सामने कह दो वो उसी टाइम याद होती है, फिर बाद में भूल जाता है वो। मसलन पापा मामा यही बोल सकता है या भाई। अच्छा, 3 साल उम्र बताइए आपने। स्क्रीन टाइम कितना है उसका? 3 साल हो गई है। अच्छा, कोई फोन पर स्क्रीन टाइम क्या है उसका? फोन कितनी देर लेता है? फोन या कोई और कंप्यूटर टैबलेट, जो भी? नहीं कुछ नहीं लेता। फोन किसी टाइम लेता है, बस थोड़ी देर के लिए, फिर छोड़ देता है। नहीं, आप टोटल टाइम बताएं, जब भी लेता था कितनी देर के लिए लेता था? जब मैं ड्यूटी से वापस जाता हूँ ना, तो मुझे यही उसका क्वेश्चन होता है, पापा मोबाइल दो मुझे। बाइल सही बोल भी नहीं सकता ना, बाइल कहता है, बाइल दो। फिर थोड़ी देर 15-20 मिनट इस्तेमाल करके मुझे दे देता है उसी टाइम। जो आप बात करते हैं वो सही से सुनता है, वो सुनाई देती है उसको सही से? बातें सब समझता है। अच्छा, सब उसे समझ जाती है, बस बोल नहीं सकता वो। हल्की सी और आवाज तो कोई सवाल नहीं। लेकिन देखे वर्ड तो वो प्रोड्यूस कर रहा है ना, जैसे आप बोल रहे हैं बाइल बाइल करके बोल रहा है, हाँ। तो इट मींस कि वो प्रॉपर आर्टिकुलेट नहीं कर रहा, लेकिन वर्ड प्रोड्यूस कर रहा है मीनिंगफुल। एक्चुअली हम इस तरह है ना, कुछ ऑन एयर बता देते हैं ऑन एयर आपको। नहीं बता सकते। हम ये कर सकते हैं कि आप किसी अच्छे मल्टी डिसिप्लिनरी टास्क होता है ये, जो कि बहुत सारे प्रोफेशनल मिलकर देखते हैं, तो हम इस तरह से जो है ना कुछ नहीं, वो बिल्कुल आप जाहिर है पूरी तशखीस तो नहीं कर सकते, लेकिन एक एडवाइस तो कर सकते आप हैं। किसी अच्छे स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाइए, और अगर नीड हो तो ऑडियोलॉजिस्ट को भी दिखा दीजिए कि अगर सुनने में तो कोई उनका प्रॉब्लम नहीं आ रहा, जैसे आप हल्की सी आवाज दे रहे हैं तो वो मिस तो नहीं करता, नहीं, वो सुन कह लेता रहे हैं कि समझता सब हल्की कुछ सी है। आवाज, हल्की सी आवाज। माइल्ड लेवल का होता है Mild ना, तो hearing वो loss। पता नहीं चल रहा होता आपको। माइल्ड या मॉडरेट लेवल का होता है, तो आप लाउडली अच्छा बोल रहे हो डॉक्टर तो साहिबा, आप इनको कुछ बता रही थी कि देखें वो वर्ड्स कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे बाइल बोल रहा है मोबाइल को। ये मैं आपसे आइडेंटिफाई की थी, इस तरह वो और वर्ड्स भी बोलता है। नहीं, अब नहीं है वो हमारे साथ, आप ऑन एयर उनको बता दीजिए। ठीक है। तो जिस तरह आपने कहा कि वो वर्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये भी हो सकता है कि वो अभी प्रॉपर आर्टिकुलेट नहीं कर रहा, वर्ड्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्या वो बिल्कुल मीनिंगफुल वर्ड नहीं बोलता है, या वो बोलता है तो करेक्ट नहीं बोलता। तो अगर करेक्ट नहीं बोलता तो इट मींस उसकी आर्टिकुलेशन एरर है, और उसके लिए फिर अगर आप स्पीच थेरेपी करवाएंगे जाना तो आपको स्पीच थेरेपिस्ट के पास ही है जी, है ना? मतलब 3 साल की उम्र हो गई है, आपको कंसल्ट स्पीच थेरेपिस्ट से ही करना है। आप लाहौर में हैं, वहाँ पर कोई अच्छा अस्पताल है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये सहूलत मैसर होती है? जी, अब तो तकरीबन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये हो गई। बेसिकली स्पीच थेरेपिस्ट को हम जब उनकी डोमेन देखते हैं ना, तो स्पीच आ जाता है, लैंग्वेज आ जाता है, सोशल आ जाता है, इसके साथ सॉल्विंग डिसऑर्डर जिनको निगलने का मसला है, ये भी हमारे डोमेन में आता है। तो ये एक बहुत बड़ी एक फील्ड हो चुकी है इस वक्त। इसके साथ साथ कुछ बच्चे होते हैं जो कि माइल्ड टू मॉडरेट हियरिंग लॉस होते हैं, मतलब उनको जब, चूँकि हम बहैसियत कौम बहुत लाउड हैं, तेज़ बात करते हैं, तो सामने से तो बच्चा सुनता है, लेकिन जब हम स्पीच बनाने की बात करते हैं तो बहुत सारी हमारी स्पीच की फ्रीक्वेंसी है जो कि कुछ मोटी आवाज़ है, कुछ बारीक आवाज़ है और कुछ दरमियानी आवाज़ है। जैसे हम पी की बात करते, TH की बात करते, ता, सा, ये बारीक फ्रीक्वेंसी है। तो बच्चा लो और मिड फ्रीक्वेंसी तो लैंग्वेज की बड़ी अच्छी सुनता है स्पीच के, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी लॉस करता है, जिसकी वजह से वो मीनिंगफुल वर्ड ना समझ पाता है ना बोल पाता है। तो ये भी प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत सारे बच्चों में। अच्छा, और हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, क्योंकि आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो अगर आप इस बारे में भी लोगों को बताएं। अब ये कॉक्लियर इम्प्लांट भी होने लगा है कि बच्चे को नहीं सुनाई दे रहा। मैंने यूजुअली सुना है कि 6-7 साल की उम्र में ये ऑपरेशन मुमकिन हो पाता है। अब आई डोंट नो, आप इसमें बता सकते हैं कि और क्या क्या है, लेकिन ये इम्प्लांट पहले बहुत महंगा था, अब कौन करवा सकता है, कैसे करवा सकते हैं?
देखिए सबसे जो बेसिक चीज़ है ना वो होती कैंडिडेंसी किसी भी चीज़ की कि इम्प्लांट का ये कैंडिडेट है या नहीं है। सही। इस पर बहुत सोचना होता है, मतलब बहैसियत ऑडियोलॉजिस्ट या जो भी आपकी ईएनटी डॉक्टर्स हैं जो इसमें जो हिस्सा ले रहे हैं, चूँकि ये बड़ा एक मल्टी डिसिप्लिनरी टास्क होता है। ये ऐसी बात है कि आप जहाज़ खरीद रहे हैं और उसको बाद में आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो फाइनेंशियली फ्रीडम बड़ा ज़रूरी है जो भी कॉक्लियर इम्प्लांट कराना है। ये एक वक्त ऐसा नहीं है कि आपने प्लॉट बेचा है और आपने वो ले लिया, ठीक है, क्योंकि उसका हर साल मेंटेनेंस जो है ना 2 से 2.5 लाख रुपए का होता है, नंबर 1। नंबर 2, ये वैसी बात है कि आपने जहाज़ खरीद लिया लेकिन क्या आपने उसको उड़ाना सीखा? हियरिंग एड और कॉक्लियर इम्प्लांट ये बस आपकी हियरिंग को पूरा करता है, मतलब सुनने की सलाहियत को। अब जो आपका 1 से 2 नंबर है आंखों का विजन, तो आप चश्मा पहन के बहुत अच्छा देख सकते हैं, लेकिन अगर ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो चश्मा पहन के भी आपको नजर नहीं प्रॉपर आता। दिखाई नहीं देता। तो कॉक्लियर इम्प्लांट या हियरिंग एड से भी जब आपका सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होता है तो फिर नहीं आवाज़ आ जाती है, समझ नहीं आता, तो समझने की हमारे लिए स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फहद रियाज बोल रहा हूँ मुल्तान से। जी जी मैंने ये बताना था कि मेरा बेटा है 2 साल 10 माह का। जी। तो वो अभी प्रॉपरली जो है सेंटेंसेस नहीं लेके वो बोल पाता, जो है बस ये मामा क्या करना है बाबा, और मामा जो है कुछ खाने के लिए उसने बता देना, या मतलब मामा मैंने वो मतलब पीछी करने जाना है, ये 4-5 फिक्रे ही लेता है। तो प्रॉपर जो है ना पूरे सेंटेंसेस लेने उसने स्टार्ट किए, उस हवाले से हम जरा थोड़े कंसर्न थे। अभी ये आपसे कोई सवाल अगर इनका है तो पूछ भी लेते हैं, फिर जवाब आपको ऑनर देंगे। कुछ पूछना चाहती हैं आप इनसे? बिहेवियर्स कैसे हैं उसके? आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है? हाइपर एक्टिव जी। तो फील नहीं होता आपको? नहीं हाइपर एक्टिव तो फील नहीं होता, इंस्ट्रक्शंस फॉलो भी करता आई है। कांटेक्ट देता है? सॉरी क्या कह रही है? आई कांटेक्ट? हाँ जी आई कांटेक्ट भी देता है, बात सुनता भी है, बात फॉलो भी करता है। कुछ कहा जाए तो कोई चीज़ उठा के ले आओ, रख आओ, ये सारी चीज़ें भी फॉलो करता है। और 3 वर्ड सेंटेंसेस बोलता है, राइट? 2 और 3 वर्ड सेंटेंस होगा उसका। अच्छा, मेरे ख्याल में जा चुके हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ, तो हम एक साथ फिर इसका जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अजीज बोल रहा हूँ लाहौर से जी। हाँ जी जी फरमाइए। बात ये है कि मेरी पोती 3 साल की उम्र की है जी। उसने ना जी 3 साल उम्र हो गया और मुंह से बोल नहीं सकती, और अगर कोई बात करते हैं तो वो मुंह पर ऊपर खोल भी है, जैसे चलो हाँ करती है तो बोलती नहीं है। एक बार, दूसरी बात यह है कि उसका अपने जिस्म को अकड़ाती है, मुकम्मल तौर पर अकड़ाती है, यानी कि कभी हाथ की ये जो मुठ्ठियां हैं ये भी उसकी बंद हो जाती हैं, तो वो जोर लगाती है जिस्म को, बोलती नहीं है। अगर उसको कहते हैं बेटा खाना है, रोटी खानी है, मुंह खोलती है बस कि हाँ भाई खाना है, नहीं तो नहीं खोलती। तो इस तरह को कुछ उसके हमने इस्लामाबाद, लाहौर, कराची कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ तक हम उसको नहीं लेके गए। तो हम बहुत ही परेशान हैं, इतने परेशान है कि हमें अपनी खानी नहीं आती, इसलिए प्लीज ऑनर बताएंगे। बता। डायग्नोसिस क्या दिया है जब आप जाते हैं? लाहौर गए, इस्लामाबाद लेके गए, तो डॉक्टर ने क्या बोला है, इसको क्या प्रॉब्लम है? जी अब्दुल अजीज साहब, क्या प्रॉब्लम बताया डॉक्टर ने जितनी बार भी आप लेके गए हैं? वो कहते हैं सीपी साइड इसके काम में। क्या है? सीपी चाइल्ड आई थिंक। सीपी साइड इसके काम में। इधर एक मिनट, ये मेरी बेटी से बात करना जरा प्लीज। अब हमें एक ब्रेक भी लेना है, जल्दी से अगर आप अपनी बात मुकम्मल करना चाहें। जी वालेकुम सलाम, जल्दी से अपनी बात मुकम्मल कर दीजिए कि क्या डायग्नोसिस। सीपी चाइल्ड है, इस वजह से वो अभी बोलना नहीं शुरू हुई, ना बैठना शुरू हुई है, ना अभी चल, और अकड़ाव बहुत ज्यादा है उसकी बॉडी में। तो मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल उसका जरा सा भी माइनर सा भी उसकी ना फर्क नहीं पड़ रहा।
3 साल की और बच्ची बताया ना 2.5 साल आपने? की होगी अभी। ठीक है, हम 2.5 ब्रेक के साल बाद, की एक ब्रेक आ गया, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। ब्रेक के बाद फहद साहब का भी, जो 2 साल 10 महीने के बच्चे की उन्होंने बात की, और ये 3 साल की बच्ची, दोनों का हम जवाब देते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और फ़ौरन से हम तो पहले जवाब जो फहद साहब ने 2 साल की बच्ची का बताया था ना, उसका प्रॉब्लम आप बता दीजिए, और फिर ये जो सीपी चाइल्ड था बाद में। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने पूछा था कि वो वर्ड्स बोल रहा है और प्रॉपर सेंटेंसेस जो है वो नहीं बता रहा। हाँ, सारी बातें सुनता है, लेकिन 2 3 4 सेंटेंसेस हैं जो बात करता है। जी, तो इसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि हो सकता है कि अगेन स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो, ये बड़ा इफेक्टिव है। उसकी वजह से हो सकता है नॉर्मल बच्चा हो, लेकिन क्योंकि स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, स्टिमुलस एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है उसको, जहाँ पे ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ की जा रही हो, तो उसकी वजह से वो डिले हो रहा हो और कोई इशू ना हो। क्योंकि अब वो वर्ड्स तो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो उसको ज़्यादा ज़रूरत ये है कि आप एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, वो स्कूलिंग वगैरह स्टार्ट करें। तो हो सकता है कि उसका मेन डायग्नोसिस कुछ ना हो, सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर हो। और नेक्स्ट लेवल पे अगर आप ज़्यादा कॉन्शियस हैं तो एक दफ़ा स्पीच पैथोलॉजिस्ट से असेस करवा लें, ताकि ये क्लियर हो जाए कि कोई इशू है तो नहीं। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास वो जो 3 साल की बच्ची है, और उन्होंने सीपी चाइल्ड का बताया है। जी बिल्कुल। सीपी चाइल्ड जो सेरेब्रल पैल्सी है, उसके लिए सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी कि उसकी मेन कॉज क्या है, क्योंकि वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। और उसकी मेन कॉज है एनॉक्सिया। जो आपकी जो बच्चा जो है वो बर्थ क्राई नहीं करता इमीडिएटली, उसकी वजह से अगर ऑक्सीजन इमीडिएटली ब्रेन तक नहीं पहुंचती तो ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, और उसकी वजह से सेरेब्रल पैल्सी या सीपी चाइल्ड हो सकता है। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और हॉस्पिटल्स वगैरह में फिर इमीडिएट जो है वो ट्रीटमेंट वगैरह बेहतर जगह इसीलिए कहते हैं कि बेहतर हॉस्पिटल जाएं, बेहतर डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। लोग कहते हैं हमारे तो सारे बच्चे घरों में हो गए, हमारी माँ ने, सो यू नो ये चीजें जो बाद में सामने ये लाइफ लॉन्ग है, जो इशू हो गया वो लाइफ लॉन्ग है। वो ठीक है। अब उनको करना क्या है? अब नेक्स्ट लेवल पर ये है कि उनको ओवरऑल तमाम थेरेपीज की नीड होगी। न्यूरोलॉजिस्ट, स्पीच न्यूरोलॉजिस्ट सिर्फ मेडिकेशंस करेंगे, साथ साथ उसको फिजियोथेरेपी की नीड है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड है, स्पीच थेरेपी की नीड है, जो कि इमीडिएटली स्टार्ट होगी, और फिर उसके बाद लेटर ऑन उसमें इम्प्रूवमेंट आती चली जाएगी। सही। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप अस्पताल या बाकी लोग भी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या उम्मीद से हैं और आगे आने वाले दिनों में, वो इस बारे में सोचें, क्योंकि देखिए पैदाइश पे सिर्फ डिले हो जाए, बच्चा रोए ना और ऑक्सीजन ना पहुंचे, तो कोई भी ब्रेन का पार्ट डैमेज हो सकता है। वी हैव अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी दूर से आवाज आ रही है और डिस्टॉर्शन भी है। जी, कौन है हमारे साथ? अच्छा जी, इसको आप भी थोड़ा सा इसमें कमेंट करना चाहेंगे? अच्छा, इस मैम ने काफ़ी डिटेल से बताया, लेकिन हमारा जो पहले इम्प्लांट वाला था ना, मैं उसको थोड़ा सा कंक्लूड करता हूँ। पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक में सबसे पहले बच्चों को हीयरिंग एड्स लगा कर देखा जाता है 1 साल के बच्चे का रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा। ज़्यादातर जो हमारे पास जो टेस्ट होते हैं, 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक ऑब्जेक्ट बेस्ड होते हैं जिसमें मशीन बताती है कि कितना थ्रेशोल्ड है, और एक सब्जेक्ट बेस्ड होता है। जैसे मैं अभी आपके कान पे हेडफोन लगाऊं और आपको कहूं कि हल्की सी भी आवाज़ आए तो आप बहुत बेहतर तरीके से बताएंगी। तो नॉर्मली होता ये है कि बच्चा सीवियर भी होते हैं हमारे पास, प्रोफाउंड जिसकी रिपोर्ट आ जाती है, बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं मशीन्स के। लेकिन जब आप 1 साल हीयरिंग एड लगाकर भी काम करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। इंडस हॉस्पिटल है जो फ्री सर्विस देता है इसके ऊपर। तो आप हीयरिंग के हवाले से बहुत सारे, अगर आप देखेंगे अपने, आपको एनजीओस नज़र आएंगी, हॉस्पिटल्स नज़र आएंगे। तो सबसे पहले कोशिश ये कीजिए कि जो आपका बजट है, उस बजट की वजह से बाकी बच्चे तो मुतासिर नहीं हो रहे, और वो क्या आप लॉन्ग टर्म अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरा, स्पीच थेरापी के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप पेरेंट्स को ट्रेन करें, क्योंकि डेली आपके पास पेरेंट्स हमारे यहाँ मतलब रोटी खाने को नहीं तो आप केक दे रहे हैं उनको, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो वो जो एक सेशन होता है, अगर आप उसमें पेरेंट्स को ट्रेन कर देंगे और कहेंगे कि 1 हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद आ जाएं, तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फरमान अली बोल रहा हूँ अपील लाहौर से। जी जी। मेरी ना 22 माह की बच्ची हो गई है, वो सही तरह से बोल नहीं पा रही, जिसे पंजाबी में कहते नहीं तंदुआ, जी। वो है उसका। तो
बहना से बात करनी है डॉक्टर साहबा से, कोई इसके लिए को बताएं। कोई सवाल है आपका इनसे? सर्जरी वगैरह हुई है उसे? मेरी बच्ची हाँ, बोल क्लफ नहीं पैलेट पा है रही, तो उसकी जुबान के नीचे तंदुआ है, वो क्या जबान के नीचे कह रहे हैं, टंग टाई। टंग टाई। हाँ, तंदुआ जुबान के तो आपने ये किसी डॉक्टर को दिखाया सर्जरी है? होगी टंग टाई की, तो सर्जरी होगी। और जबान उसके जो है बाद दांत पे लग रही है? जी दांत से नहीं लग रही, ये जो जुबान है ना दांत से नहीं लग रही, थोड़ी नहीं सी लग ऊपर है, वो ठीक है, ENT। तार टाइप नहीं होती वो है। तो आप ईएनटी के पास जाएं और ये इसकी थोड़ी सी माइनर सी सर्जरी होती है और उसके बाद फिर जो है वो बच्चे की थोड़ी सी स्पीच थेरेपी होगी तो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन बात ये है तो नहीं होगी उसको, बच्ची को? जी, तकलीफ नहीं, अब ऐसा नहीं होता। आपको जाहिर बात है कि ये बहुत ज़रूरी है। उसके ENT सर्जन जो आँख नाक हलक के जो डॉक्टर होते हैं, आप उनके पास लेकर जाइए। एक छोटा सा कट लगता है जो कि नहीं पता चलता। भी वो 22 माह की होगी, अभी करवाएं उनकी फिर? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको डिले और कर देंगे तो बहुत मसला होगा, फिर उसकी फिर लैंग्वेज जो है ना मुश्किल ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अर्ली इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली। आप ऑलरेडी लेट है ना इस वक्त, तो जो बच्चा पहले साल में करना चाहिए वो तीसरे साल में बच्चा या 2.5 साल में करना शुरू करेगा वो काम। तो ये आपको फरमान साहब अब जल्दी लेके जाना है बच्ची को, डिले नहीं करना। देखिए यही हमारा रवैया है जिसको हम आज इन मेहमानों के साथ यहाँ बुला के आपको मसले का हल तो बता रहे हैं, लेकिन इस रवैये को भी हम इस पे भी बात करना चाहते हैं क्योंकि घरों में इसमें ऐड करूंगा, एक डिनाइल फेज है हमारी बहैसियत कौम। हम हर चीज को डिनाइल करते हैं, मतलब एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्टेंस नहीं है। तो जब तक आप इसको बहैसियत पेरेंट्स एक्सेप्टेंस में नहीं आएंगे कि हाँ मेरे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है। दूसरा ये होता है कि अगर अल्लाह न करे ऐसा कोई बच्चा होता है तो हम उसको छुपा देते हैं कि कोई देख ना ले। आपको सबसे पहले जो है ना उस पर मतलब दुनिया को छोड़कर आपको उसके ऊपर काम करने की जरूरत है कि उसे ओन करें और एक्सेप्ट करें। बिल्कुल, क्योंकि आप एक्सेप्टेंस के फेज में नहीं आएंगे ना, आप आगे काम नहीं करेंगे बच्चे पे और उसका प्रोग्नोसिस नहीं होगा, वो डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी। तो अर्ली इंटरवेंशन जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है कि आप जल्दी डायग्नोस करें। और बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट फेज जो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जो 5 इयर्स होते हैं ना बच्चे के, बहुत क्रूशल होते हैं। तो रिसर्चर्स कहती हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट है ये आपकी 80% जो है वो विद इन 5 इयर्स हो जाती है। तो यानी आप ओवरऑल जो फिर बाकी पूरी लाइफ अगर 99 इयर्स भी जीते हैं तो वो आपकी सिर्फ 20% डेवलपमेंट होती है। तो ये जो अर्ली 5 इयर्स और 3 इयर्स हैं ये बड़े क्रूशल हैं, इसमें अर्ली डायग्नोसिस हो और अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो तो जो गैप है ना वो नहीं आता। आप एक बच्चे को 5 साल की उम्र में डायग्नोस करेंगे और काम शुरू करेंगे तो वो जो 5 साल का गैप आ गया ना वो आप कवर अप नहीं कर सकते, वो फिर आपको ही फेस करना पड़ेगा। बात ये है, और यहाँ पर इस पूरी डिस्कशन में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें निकली हैं, लेकिन कुछ बातें निहायत ही इम्पॉर्टेंट हैं और वो यही है कि जितनी जल्दी आप प्रॉब्लम के हल की तरफ जाएंगे उतना आपको भी दिक्कत कम होगी। बिल्कुल, और स्क्रीनिंग कर लें ना, स्क्रीन आउट कर लें वदर बच्चे को प्रॉब्लम है या नहीं है। देखें अगर आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, किसी को शुगर का खदशा होता है वो गया तो दोनों रिजल्ट्स आ सकते हैं ना, मे बी उसको शुगर हो और मे बी ना भी हो। तो हम ये सोच के स्क्रीनिंग कराएं कि हो सकता है कुछ ना हो हमारे बच्चे को, लेकिन अगर कुछ हुआ तो फिर उसको अगर हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो वो बड़ा लॉस हो जाएगा। आप देखिए ना, ये इसी आपकी एग्जाम्पल को कोट करते हुए कि हमारे यहाँ किसी को कह दिया जाए तो वो जब तक जान पे ना बन जाए ना, जब तक टेस्ट भी नहीं कराता कि अच्छा अगर पॉजिटिव आ गया निकल ही ना आए। तो यही है ना, हम लोग एक और जो वो बिल्ली को देख के कबूतर ने आंखें बंद की हैं, वही वाली बात है। आवाज़ जो है उसको सुनना और समझना ये 2 मुख्तलिफ अवामिल हैं। तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें थ्रेशोल्ड सुनना ठीक होता है, कोई बिहेवियर इश्यूज भी नहीं होते, बच्चा बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन उसको समझ में जो है वो बात नहीं आ रही होती। तो ये भी हो सकता है। ये हियरिंग का ये तो ज़्यादा मुश्किल है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? होता ये है कि इसके अंदर जब हम हियरिंग एड लगाकर या कॉक्लियर इम्प्लांट के साथ काम करते तो इसीलिए थेरेपीज बहुत ज़रूरी है। 1000 टाइम्स आपको एक ही चीज़ का नाम लेना होता है, कब 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 कब। बच्चा उसको सुनना शुरू करता है, फिर उसके बाद समझना शुरू करता है और उसके बाद बोलने पर आता है। तो ये एक बहुत लॉन्ग टर्म जो है ना प्रोसेस है। पेरेंट्स ये समझते हैं कि पहले दिन ही कुछ जादू होगा, हमने इतना खर्चा कर लिया है, और उसको कंपैरिजन एक आम बंदे के साथ करते हैं। अगर किसी शख्स की टांग टूट गई है तो और उसका जैसा भी ऑपरेशन होगा उसको वो सपोर्ट करेगी, बिल्कुल उसके साथ ऐसा एक आम बंदी की तरह फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे? तो बिल्कुल इसी तरह पेरेंट्स को काउंसल करना बहुत ज़रूरी कि वो इसकी लिमिटेशन क्या है और बच्चा क्या क्या कर सकता है, ये बड़ा ज़रूरी है। और अक्सर ये कोई मेडिसिन नहीं है जो स्पीच थेरेपी या ट्रेनिंग है, ये अच्छा मेडिसिन डॉक्टर साहब, क्योंकि बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है, हकलाना, तुतलाना और इस तरह की और भी है जो वर्ड कुछ सही बच्चे अदा नहीं कर रहे होते,
उन सबको भी लोग कहते हैं स्पीच थेरेपी करवाएं, बिल्कुल। लेकिन वो भी थोड़े अरसे करवाते हैं और उसके बाद बैठ जाते हैं कि अब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो उन लोगों के लिए आखिर में जाते जाते कुछ बता दीजिए। उसके लिए भी ज़रूरी है कि रेगुलर स्पीच थेरेपी हो, और जिस तरह बात की मोहसिन ने कि पेरेंट्स ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, हम पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को इतना ट्रेन कर दें कि वो जो है वो कवर अप कर सकें। तो रेगुलर थेरेपीज़ होंगी तो डेफिनेटली वर्कआउट होगा। और ये जो आपने मसले बताए हैं स्टटरिंग, क्लटरिंग, इसमें जो है वो इतना ज़्यादा इशू होता नहीं है, मतलब क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट नॉर्मल होती है। आप थेरेपीज़ करेंगे, बच्चा विल बी परफेक्ट। ठीक है। सो विद दैट एनीथिंग जो आप टुवर्ड्स द लास्ट कहना चाहें? इसमें जो है वो क्लटरिंग की बात कर रहे हैं या फिर अकलानी की बात कर रहे हैं आप, तो इसमें सांस का भी प्रॉब्लम होता है, दो तरह का होता अच्छा। है। अगर सांस की वजह से है और आप उसको सांस को कंट्रोल करना सिखाते हैं, चूँकि हम जो बोलते हैं वो सांस आपका बाहर निकल रहा होता है और आर्टिकुलेशन करते हैं आप, तो सम टाइम ये होता है कि उस बच्चे को समझ ही नहीं आता कि मैंने सांस कितना लेना है और बोलना कितना है। जैसे बचपन में बहुत तेज बात कर रहे होते थे और हमारा सांस फूल जाता था, तो उसी तरह इनके साथ होता है। तो अगर अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली मैनेजमेंट उस बच्चे की होना शुरू हो जाए तो इसको आप मैनेज बहुत अच्छा कर सकते हैं। सही। सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवरी का और फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। आई थिंक इस तरह के सेशंस मजीद होने चाहिए, लेकिन आज के इस सेशन का कंक्लूजन मुझे ये लगता है कि अर्ली इंटरवेंशन एंड अर्ली मैनेजमेंट, जिस तरह आप दोनों कह रहे हैं, जितना जल्दी आप प्रॉब्लम को फेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और उसके रिजॉल्व की तरफ जाएंगे, उतना जल्दी आपके बच्चा सेव और सिक्योर हो सकेगा, आप उसे प्रोटेक्ट कर सकेंगे। विद दैट एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद भी कुछ और रवैये लाइटर नोट पे हम डिस्कशन करेंगे जो शादी के हवाले से हैं, शादी के दिन के हवाले से हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर द ब्रेक।